तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 4 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिस्कस किया, उसके सॉल्यूशन को भी मैंने दिया है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैंने बताया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट एंड प्रूव द गॉसेस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम क्या होता है, इसको आपको क्या करना है, इसके स्टेटमेंट को लिखना है और साथ ही साथ इसको क्या करना है, प्रूव भी करना है। तो जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, अगर आपने क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ा होगा तो क्लास 12 में फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ना है गॉस थ्योरम, तो वहां से आप उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/ε और टाइम्स टोटल इन इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्लोज्ड बाय द गिवन सरफेस, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसके इम्प्लीमेंटेशन में। तो यहाँ पे बेसिकली जो ड्राइव होता है फॉर्मूला गॉस थ्योरम का, वो होता है phi = q/ε0, जहाँ पे q आपका क्या है, टोटल चार्ज है, और ε0 क्या है, एक आपका कांस्टेंट है। क्लियर। अगर मैं उसके प्रूफ की बात करूं तो प्रूफ आप इसको देख सकते हैं, प्रूफ किस तरह से इसका किया गया है। तो इसमें प्रूफ में कह रहा है कि लेट अस कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस r ऑफ अ q चार्ज q, यानी आपको कंसीडर करना है एक सॉलिड स्फीयर को जो रेडियस r कंटेन कर रहा है और साथ ही साथ उस पर चार्ज कितना है, q है। क्लियर। एंड इट सेंटर बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेसिक डेफिनेशन से यहाँ पे आपका ये सारे वैल्यूज निकलते हैं। तो यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा जिसमें आपका q क्या है, चार्ज है, ये आपका रेडियस है, और ये आपका पी पॉइंट दिया गया है, और इसमें भी जो आपका चेंज है वो क्या है, ds है, यानी स्मॉल इसमें चेंज है। यहाँ पे आपका ई क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो यहाँ से जो दो फार्मूलाज निकलते हैं वो पहला ये होता है phi = इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, डैट मीन्स ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जो कि इक्वेशन 1 होगा। देन यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एस आपका बेस में आएगा ई इंटू डी एस कॉस थीटा, जो कि इक्वेशन 2 रहेगा। क्लियर। उसके बाद सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड द एरिया वेक्टर डी एस आर इन द सेम डायरेक्शन हैंस द एंगल बिटवीन दैम इज 0, यानी जो आपका ई है और डी एस है उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है, इसी कारण उसका एंगल क्या होगा, 0 होगा। डैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा = इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, आपका कांस्टेंट है, देयरफॉर इट इज टेकन अवे फ्रॉम इंटीग्रेशन, यानी ये क्या होगा, आपके इंटीग्रेशन के थ्रू आया। देन आपका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, ई का जो वैल्यू होगा ई आपका बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस हो जाएगा, जो कि इक्वेशन 4। देन आपका phi = ε0, और साथ ही साथ उसके बाद 4πa² इसलिए है क्योंकि आपका जो है वो एक प्रकार का स्पेयर है, तो 4πa² आपका हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका ई का फॉर्मूला E = 1/4πε0 q/r²। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद जो आपका प्रूफ होगा वो आपका प्रूफ हो जाएगा, जो कि आपका phi = q/ε0 आपको प्रूफ करना था। आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द मैक्सवेल इक्वेशन, यानी मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सवेल इक्वेशन आर अ सेट ऑफ 4 इक्वेशन, यानी मैक्सवेल इक्वेशन 4 इक्वेशन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर। दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर, और साथ ही साथ बताता है कि वो किस तरह से एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अल्टीमेटली दे demonstrate the electric and the magnetic field are two main manifestations of the same phenomenon. Clear. And in a vacuum with no charge or current, Maxwell equation are in different differential form, यानी जब अगर आपका क्या हो, वैक्यूम में नो चार्ज हो और नो आपका कोई भी करंट हो, तो वो आपका उस कंडीशन में वो थोड़ा सा सिचुएशन आपका फेल हो जाता है। तो यहाँ से जो ड्राइव होता है फॉर्मूला जो कि मैक्सवेल इक्वेशन के लिए, तो वो कुछ इस प्रकार का वैल्यू आपका डिफाइन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट एंड प्रूव द स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टोक्स थ्योरम का आपके सामने स्टेटमेंट दिख रहा है, इसमें कह रहा है कि स्टोक्स थ्योरम स्टेट दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, यानी ये इंटीग्रेशन को, सरफेस के इंटीग्रेशन को कर्ल के इंटीग्रेशन के द्वारा क्या करता है, रिप्रेजेंटेट करता है। अ टेकन ओवर एनी सरफेस एस इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अराउंड द पेरिफेरी सी टू द सरफेस एंड इट इज रिलेट अ सरफेस इंटीग्रल टू अ क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ से जो आपका ड्राइव होगा स्टोक्स थ्योरम के लिए फॉर्मूला, वो आपका कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला ड्राइव होगा। क्लियर। तो बेसिकली आपको इन सारे क्वेश्चंस को रट के जाना है, अच्छी तरीके से समझ के जाना है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ज़्यादा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे उसका प्रूफ आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर।
और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। क्लियर? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जिसमें आपका कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कर्ल है जो कि वेक्टर का पार्ट होता है, तो कर्ल किस तरह से क्या है, उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, क्या एक्सप्लेनेशन होता है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा ये चीज़ है नहीं। क्लियर? तो यहाँ से आप उसको समझ सकते हैं जो कि आपका डेल क्रॉस ए, तो यहाँ पे डेल बाई डेल वाई इंटू ए जेड माइनस डेल ए बाई डेल जेड प्लस ए एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में है प्लस सिमिलरली वो आपका ये दूसरा फॉर्मूला डी वाई के लिए और जेड के लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आएगा और उसके बाद वो एक्सप्लेन हो जाएगा। उसके बाद आपका डाइवर्जेंस होता है जिसे हम डिव ऑफ ए डिनोट करते हैं और इस प्रकार से उसे हम रिप्रेजेंटेट करते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपका ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर, तो ग्रेडियंट के भी एक्सप्लेनेशन को आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।